Dear students, welcome to the online classes of microbiology. Today I am going to explain you about the viruses. As you know, viruses are very important in our life, and these days you are staying at home because of a notorious virus that is coronavirus. So आज मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बताऊंगा कि वायरस क्या हैं और इसके कितने टाइप के इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं किस किस टाइप में, और फाइनली मैं आपको बताऊंगा बैक्टीरियोफाज के बारे में बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ योर सिलेबस आल्सो। सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है वायरसेस। तो एज यू नो वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो वायरस क्या हैं? सिंपल हैं, दे आर वेरी सिंपल। ए सेल्यूलर एंटाइटीज हैं, मीन्स उनका सेल्यूलर कंपोजिशन कंप्लीट सेल्यूलर नहीं मानते हम इसको। एंड दे कंटेन वन और मोर मॉलिक्यूल आइदर डीएनए और आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, और इसमें एक मेन पार्ट होता है कैप्सिड और प्रोटीन जिसके जिस जो आपके जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए को एनक्लोज करता है। So viruses are cultured by inoculating living hosts. You cannot propagate viruses without their host. अगर आपको लैब कंडीशन में अगर कल्चर करना है वायरसेस को, तो आप उसको किसी लिविंग सेल में ही ग्रो कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई उसका किसी लिविंग सेल में ही हो सकता है। All viruses have nucleocapsid composed of nucleic acid surrounded by protein capsid that may be helical or complex in structure. Capsid are constructed of promoters that self-assemble through non-covalent bond. Then more variety of viruses। जो वायरसेस में जो वैरायटी ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैरायटी होती है न्यूक्लिक एसिड की इसमें, क्योंकि कुछ वायरस आपके डीएनए कंटेनिंग होते हैं, कुछ आरएनए कंटेनिंग होते हैं। डीएनए कंटेनिंग में भी कुछ सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं। सिमिलरली आरएनए भी सिंगल और डबल स्टैंडर्ड हो सकता है वायरसेस में। और वायरसेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दियर न्यूक्लिक एसिड कैरेक्टर, लाइक डीएनए है या आरएनए है, उस बेस पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। उनके कैप्सिड की सिमेट्री के आधार पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनवेलप के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दियर होस्ट, और किस टाइप की डिजीज कॉज कर रहे हैं, लाइक एनिमल डिजीज कॉज कर रहे हैं या प्लांट पे डिजीज कॉज कर रहे हैं, तो उस आधार पे हम वायरस को क्लासिफाई कर सकते हैं। हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस वायरसेस। कुछ वायरस आपके ओवल शेप होते हैं, जैसे वेसिनिया वायरस है, पैरामिक्सो वायरस है, हफ्स वायरस है। कुछ वायरस रॉड शेप्ड हैं, जैसे रेब्डो वायरस है। कुछ वायरस हेक्सागोनल उनका स्ट्रक्चर होता है, लाइक द हेड ऑफ दिस कोलाइफाज और बैक्टीरियोफाज इज हेक्सागोनल। जैसे एडिनो वायरस का भी स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है। कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको ट्यूबुलो वायरस कहते हैं। कुछ आपके स्पेरिकल शेप्ड वायरसेस हैं, लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस और आपका ये कोरोना वायरस एंड एचआईवी वायरस, ये सभी आपके स्पेरिकल शेप्ड के वायरस हैं। So if you will discuss about the type of viruses on the basis of nucleic acid, we can divide them into two groups. First is DNA containing virus, second is RNA containing viruses. डीएनए कंटेनिंग वायरसेस भी दो टाइप के होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कंटेनिंग वायरस, जिसमें पेरेवो वायरस एंड 5X174 फाज का नाम है, ये बैक्टीरियोफाज है, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हैं। कुछ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस होते हैं, इसमें भी कुछ फाजेज होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली T5 कोलाई फाज है, हफ्स वायरसेस है, इसमें लैम्डा फाजेज हैं और अदर बैक्टीरियोफाजेज हैं। जो जितने भी बैक्टीरियोफाजेज हैं कॉमनली दे कंटेन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसके अलावा वैसीनिया, स्मॉल पॉक्स आपने सुना होगा, वो भी डबल स्टैंडर्ड वायरसेस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए कंटेनिंग वायरसेस होते हैं। उसके अलावा पोलियो मैरो वायरस, SV40 है, पेपिलोमो वायरस, ये सब, और कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, ये सब डबल स्टैंडर्ड डीएनए कंटेनिंग वायरसेस हैं। इफ यू टॉक अबाउट द आरएनए वायरसेस, तो उसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस जिसको मैंने हाईलाइट किया, कोरोना वायरस। जो कोरोना वायरस है आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। इसके अलावा रेट्रो वायरसेस जो होते हैं, जैसे राउस सार्कोमा वायरस है, कैंसर कोजिंग वायरस है, एचआईवी है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे।
तो ये सब आपके रेट्रोवायरसेस हैं, और रेट्रोवायरसेस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कंटेनिंग वायरसेस हैं, और इनका ट्रीटमेंट इतना इजी नहीं होता है, बिकॉज द आरएनए जो जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा तो वो अपने आप को मॉडिफाई या उसमें म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस भी होते हैं, जैसे रियो वायरस है, वन ट्यूमर वायरस जो प्लांट का है, और वायरस ऑफ इंसेक्ट और वायरस ऑफ फंजाई माइको वायरसेस आर आल्सो डबल स्टैंडर्ड आरएनए कंटेनिंग वायरसेस। सो आपके सिलेबस में बैक्टीरियोफाज है, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैक्टीरियोफाज में हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज। द हेड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड, इसको न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। इसके अंदर आपका न्यूक्लिक एसिड होता है जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है बैक्टीरियो अधिकांश बैक्टीरियोफाजेज के केस में। और यहाँ पे इसका एक टेल होती है लंबी, और ये बेस प्लेट होती है। बेस प्लेट से ये अपने होस्ट को अटैच करता है और टेल के थ्रू अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर देता है अपने होस्ट के अंदर। If you will see the definition here, it is obligatory intracellular parasite that multiply inside bacteria by making use of some or all the host biosynthetic machinery। तो ये क्या करता है, obligatory parasite है, अपने होस्ट के बिना जीवित नहीं रह सकता, और बैक्टीरिया के अंदर जाके बैक्टीरिया की पूरी होस्ट मशीनरी यूज करके अपने डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को बनाता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज द मॉडल फॉर एनिमल सेल वायरस, और जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया में ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो बैक्टीरियोफाज आर वायरसेस दैट कैन इन्फेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। दे हैव बीन रिफर्ड टू एज बैक्टीरियल पैरासाइट विथ ईच फाज टाइप डिपेंडिंग ऑन ए सिंगल स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया टू एक्ट एज होस्ट। बैक्टीरियोफाजेज मेक अप डाइवर्स ग्रुप ऑफ वायरसेस, some of which have complex structure including double stranded DNA। तो फाजेज क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, किसी में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है और किसी में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की बात। अगर लाइफ साइकिल देखें तो आप देख सकते हैं कि फाज, कोई भी फाज पार्टिकल अपने होस्ट से अटैच है। अटैच होने के बाद ये अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर देता है अपने होस्ट इसका बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद ये सर्कुलराइज हो जाता है, और सर्कुलराइज होने के बाद ये होस्ट की मशीनरी यूज करता है और रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन के बाद ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स बनाता है, जैसे फाज हेड अलग बनता है, टेल अलग बनेगी, और इसका डीएनए अलग बनेगा, और ये सब फाइनली असेंबल हो जाता है एज ए फाज पार्टिकल। और जब इसकी क्वांटिटी बढ़ती है तो बैक्टीरिया सेल जो इसका होस्ट है, बैक्टीरिया सेल की लिसिस हो जाती है, और ये फिर से दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो इस साइकिल को कहते हैं लेटिक साइकिल। लेटिक साइकिल में लिसिस हो जा रही है, बैक्टीरिया सेल को लाइज होके फास्ट पार्टिकल रिमूव हो जा रहा है या लिबरेट हो जा रहा है। ऑन द अदर हैंड कुछ टाइम क्या होता है, सम टाइम द फास्ट डीएनए, दिस इज यू कैन सी इन द रेड कलर, तो ये रेड कलर का आप इंटीग्रेट हो जाता है इसके होस्ट डीएनए के साथ। तो हियर यू कैन सी दिस रेड कलर्ड फाज डीएनए कैन बी इंटीग्रेटेड विद द होस्ट जीनोम, और ये कई सालों तक ऐसे भी रह सकता है। तो वंस दिस फाज डीएनए इज इंटीग्रेटेड विद द होस्ट जीनोम, तो इसका होस्ट में भी वेरिएशन आ जाएंगे, क्योंकि कुछ दूसरा डीएनए इसमें इंसर्ट हो गया। तो इसके से प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। जैसे आप ये बैक्टीरिया किसी एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हो सकता है, बिकॉज अगर ये फास्ट डीएनए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कैरी कर रहा होगा तो ये बैक्टीरिया भी वो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस हो जाएगा। और ये डिवाइड, जैसे बैक्टीरिया सेल डिवाइड होती है तो दोनों डॉटर सेल में ये फाज आपका फाज बैक्टीरिया, फाज डीएनए दोनों बैक्टीरिया में चला जाता है, और ये कई सालों तक या कई पीढ़ियों तक ऐसा हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि इंडक्शन हो जाता है, जैसे यूवी लाइट के इंडक्शन में ये फर्दर आपका बाहर आ सकता है। ये बैक्टीरियल जीनोम से बाहर आके फिर से सर्कुलाइज फॉर्म में आप यहाँ दे सकते हैं, और फिर से ये लाइटिक साइकिल को शुरू कर सकता है। तो ये फाज की लाइफ साइकिल है, जो बैक्टीरिया के अंदर लाइटिक साइकिल भी हो सकती है और लाइसोजेनिक साइकिल भी हो सकती है। तो लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरिया के जेनेटिक कंस्टिट्यूशन में चेंज आ सकता है, बैक्टीरिया में म्यूटेशंस हो सकते हैं। और लाइटिक साइकिल में, लाइसोजेनिक साइकिल में आपका बैक्टीरिया में चेंज हो सकते हैं, और लाइटिक साइकिल में आपका बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है इमीडिएटली, इट कैन लाइज बाय द इन्फेक्शन ऑफ द फाज। Now the medical importance of the phage. First, I would like to tell you about the harmful effect of the phages. तो क्या होता है, मैंने बताया कि कोई भी फाज जब बैक्टीरिया के अंदर आता है तो उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है, जो लाइसोजेनिक साइकिल की बात करें तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया।
एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं। जब ये इन्फेक्ट हो जाता है किसी फाज से, जहाँ पे मैंने बताया फाज बीटा से जब ये इन्फेक्ट हो जाता है कॉर्निबैक्टीरियम, तो ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसके कारण डिप्थीरिया डिजीज होती है। तो सिमिलरली विब्रियो कोलेरा का आपने नाम सुना होगा, जो कोलेरा डिजीज कॉज करता है या हैजा होता है जिसके कारण। तो ये जनरली नॉन टॉक्सिक होता है, लेकिन ये टॉक्सिक हो जाता है जब इसमें फाज CTX5 इसको इन्फेक्ट करता है, लाइसोजेनिक फॉर्म में आता है और अपना डीएनए ये कोलेरा, जो विब्रियो कोलेरा है उस बैक्टीरिया में इंटीग्रेट कर देता है। तो इससे विब्रियो की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और नॉन टॉक्सिक विब्रियो है वो अब टॉक्सिक विब्रियो कोलेरी में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड है क्लिस्ट्रीडियम बोtulinum, इट कॉज बोटेलिज्म। तो ये भी क्लिस्ट्रीडियम बोtulinum आपका एक बैक्टीरिया है जो नॉन टॉक्सिक होता है, बट जब इसमें आपका कोई फाज इसको इन्फेक्ट करता है तो ये टॉक्सिक या टॉक्सिक हो जाता है। फाइनली स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेंस भी इसका एग्जांपल है, जो पहले नॉन टॉक्सिक होता है और फाज के इन्फेक्शन से टॉक्सिक हो जाता है। तो बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं फाजेज, तो नॉन टॉक्सिक बैक्टीरिया को ही टॉक्सिक बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। But there are some beneficial or benefits of phages also. So phage could become an effective antibacterial tool or can act as antibiotic. तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये बैक्टीरिया को किल कर सकता है, बैक्टीरिया के अंदर पैरासाइट है, तो क्यों ना हम जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। सो बैक्टीरिया फाज ट्रीटमेंट ऑफ वुंड इन्फेक्शन, जहाँ पे जैसे कहीं पे घाव हो गया तो वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ जल्दी हो जाती है, तो उस एरिया में हम बैक्टीरियोफाज को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जिससे कि वो बैक्टीरिया किल हो जाए। फास्ट ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड बर्न्स, जहाँ पे कहीं कहीं पे जल जाता है, बर्निंग हो जाती है, तो वहाँ पे भी आप फाज को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सिमिलरली पेशेंट विथ अल्सर, जैसे आप इंटेस्टाइन रीजन में जब किसी को अल्सर हो जाता है वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो आप वहाँ पे भी फाज पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करा के जो हार्मफुल बैक्टीरिया उनको किल करा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे फाज बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। So that's all about the introductory virology. If you have any query or doubt, you can ask me on Google Classroom. And next time I will start HIV. Till then, bye bye. Take care.